राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यह कानून 2005 में लागू किया गया था, जिसके तहत आम नागरिक का अधिकार दिया गया कि वो पंचायत से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के दफ्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सूचनाओं की प्राप्त करने के लिए नागरिकों को आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्रशासन के हर कार्यालय में नियुक्त किए गए लोक सूचना अधिकारियों को आपके द्वारा भरे गए आरटीआई फॉर्म का जवाब देना होता है। आम नागरिक आरटीआई कानून के तहत कौन सी सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है? तो ये कुछ सूचनाएं हैं जो आम नागरिक भी जानकारी हासिल कर सकता है। जैसे किसी भी सरकारी संस्था के फाइल या दस्तावेज का ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं, लोक निर्माण कार्य का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि निर्माण के लिए आवंटित धनराशि, प्रस्तावित बजट, किसके तहत कार्य प्रगति पर है, भ्रष्टाचार का ब्यौरा, सरकारी विभाग में उपलब्ध सभी तत्व संबंधित रिपोर्ट इत्यादि की जानकारी आप आरटीआई फॉर्म के तहत प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम का किसको किसको फायदा होता है, आइए जान लेते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू होने पर आम नागरिक को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। जैसे आरटीआई नियम के तहत प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना है, जिसके तहत किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकता है, देश में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, इससे हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। प्रत्येक विभाग का लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के अंतराल में आपके द्वारा दिए गए आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म का जवाब देने के लिए बाध्य है। आम नागरिक द्वारा भरे जाने टैक्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। सरकारी कामों में पारदर्शिता आएगी, राजनेताओं के संपत्ति पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के कुछ नियम होते हैं, उसको आइए जान लेते हैं। तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देश के आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कुछ नियम हैं, जो कि इस प्रकार है। आरटीआई सूचना अधिकार का फायदा केवल भारतीय नागरिक ही नहीं उठा सकते। भारतीय नागरिक सरकारी सूचना को वीडियो, ऑडियो, पत्र, डिस्क, टेप आदि के रूप में मंगा सकते हैं। सरकारी सूचना की जानकारी किसी भी आम आदमी को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हर सरकारी महकमे में एक या दो जन सूचना अधिकारियों का होना जरूरी है, जो कि आम नागरिक द्वारा पूछे गए सूचनाओं का विवरण मुहैया करा सके। जितने समय तक सूचना को सरकारी विभाग में रखे जाने का समय है, उतने ही समय तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आरटीआई में इंफॉर्मेशन लेने के लिए 10 रुपए फीस रखी गई है। यदि आम आदमी बीपीएल कार्ड धारक है, तो वह फ्री में आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म को भर कर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। आरटीआई सूचना को आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। आरटीआई के अधीन आने वाले सभी विभागों का सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आरटीआई के अंतर्गत कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सरकार नहीं देना चाहती है और वो देना भी नहीं चाहिए। जैसे कोई भी ऐसी जानकारी जो देश की सुरक्षा से संबंधित हो, उसकी सूचना नहीं दी जा सकती है। अन्य देशों के साथ भारत के साथ जो जुड़े मामले हैं, वो भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। प्राइवेट या निजी संस्थानों की जानकारी भी आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती है। तो ये कुछ जानकारियां थी। आरटीआई सूचना का अधिकार आवेदन प्रक्रिया, हम किस प्रकार से इसको आवेदन कर सकते हैं, आइए उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी जो आरटीआई के अंतर्गत आती हो, प्राप्त करने के लिए आम नागरिक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूचना का अधिकार आवेदन पत्र हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, इसकी दोनों प्रक्रियाएं नीचे हम बताने जा रहे हैं। तो आवेदन प्रक्रिया कैसे करते हैं? तो आरटीआई सूचना का अधिकार का आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन आपको करना होगा। पहला चरण है आवेदन को आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होता है। आवेदन अपने मोबाइल या कंप्यूटर दोनों की मदद से सूचना का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार है, कुछ इस तरह के आपके फॉर्म दिखेंगे। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। अगर ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन ही आप इसमें टाइप कर सकते हैं। कार्यालय का नाम, आवेदक का पूरा नाम, पता और ये सारी सूचनाएं आपको
लाइन बाय लाइन जो पूछी गई है वो आपको पूरा भरना होगा। ये सारे दूसरा चरण है, तो 2 फॉर्म है, आपको ये दोनों फिल करते हैं अगर आप, तो ये ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और नहीं तो डाउनलोड करके ऑफलाइन भर के और इसको भेज दें। तो आरटीआई फॉर्म को किस तरह से यूज करना है आपने सीखा, और इसके ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, लेकिन आगे आज आपको हम थोड़ा समराइज कर देते हैं। जब भी अभी तक हमने क्या पढ़ा सारे को मैं यहाँ समराइज करती हूँ, तो उसको आप सुनेंगे तो आपको सारा सिलेबस याद रहेगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था गुरु दक्षिणा, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का था, और ये कवि परिचय और उनकी विशेषताएं, इस कहानी की क्या विशेषताएं थी, ये कविता आपको जो पढ़ाई गई गुरु दक्षिणा। तो एकलव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह अंजलि से उद्गृत अंश था। जैसा कि मैंने बताया था, इस अंश के अंतर्गत कवि ने एकलव्य के माध्यम से गुरु के प्रति आदर्श भक्ति का दिग्दर्शन कराया था। कवि का मत है कि छात्र और गुरु के बीच निष्पक्ष, श्रद्धा युक्त, स्नेहपूर्ण संबंध होने चाहिए। छात्रों के प्रति गुरु का व्यवहार पुत्रवत और गुरु के प्रति छात्रों के व्यवहार ईश्वरवत होना चाहिए। एकलव्य की आदर्श गुरु भक्ति अपने आप में अद्भुत और महान इसमें दिखाया गया था। तो इसमें गुरु दक्षिणा में जो कहानी थी कुछ इस प्रकार थी कि गुरु द्रोणाचार्य की कीर्ति विचारधारा के कारण एकलव्य की असाधारण धनुर्विद्या भी नष्ट हो गई। कवि तो इसे भावुकता के स्वर पर बड़े ही सुंदर, सजग और सरल ढंग से प्रस्तुत किया था। गुरु का आदर्श वेतन भोगी और स्वार्थी होने के कारण नैतिकता की सीमा का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है। एकलव्य संस्कृति के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। यह किरात जाति के मुखिया का पुत्र था। किरात युद्ध में चीनी जाति मानी जाती थी। बड़े होने पर एकलव्य के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह तत्कालीन धनुर्विद्या के आचार्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे और उसमें दक्षता पाए। एकलव्य ने गुरु के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की, परंतु द्रोणाचार्य ने एक नीच जात के किरात पुत्र को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देता है। निदान एकलव्य ने गुरु के चरणों की धूल माथे पर चढ़ाई और प्रणाम करके चला गया। एक घने जंगल में जाकर उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई तथा उसी मूर्ति के सम्मुख अभ्यास करने लगा। निरंतर अभ्यास और लगन के कारण कुछ ही दिनों में एकलव्य ने धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य तथा अर्जुन तथा अन्य शिष्यों सहित उस जंगल से होकर निकले। अर्जुन एकलव्य विद्या प्राप्त की दक्षता से बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन जब उसे एकलव्य से यह मालूम हुआ कि एकलव्य को भी गुरु द्रोणाचार्य से हुई है, तो वह ईर्ष्या से भर जाता है। यहाँ तक कि उसने गुरु को बुरा भला भी कहा। इस पर गुरु ने अर्जुन को समझाया और वह स्वयं एकलव्य के पास गए। उन्होंने एकलव्य से कहा, हे वत्स एकलव्य, तुम्हारा जीवन महान है। तुम्हारी कला और योग्यता को देखकर मेरे सागर में समान गंभीर हृदय में भावनाओं की लहरें भी उठ रही हैं। तो इस तरह से वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी कला रूपी चंद्रमा को छूना चाहती हैं, परंतु बार बार वे ऊपर उठकर नीचे गिर जाती हैं। बिना गुरु के कोई भी दूसरा व्यक्ति संसार में धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु तुमने उसे स्वयं सीखा है। तुम्हारी गुरु भक्ति इतिहास में अमर होगी। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर भी मेरी प्रसन्नता अधूरी है। मुझे मेरी भेंट, मेरी दक्षिणा। गुरुणाचार्य के मुंह से गुरु दक्षिणा के शब्द को सुनते ही एकलव्य चौंक गया। उसके मन में आत्महीनता की भावना पैदा हो गई। उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करे। आपको दक्षिणा देने में मुझे देर हो गई। आपको क्या दक्षिणा दूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह कहते हुए उसने एकलव्य ने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों के समीप रख दिया। उस समय द्रोणाचार्य के नेत्र पीड़ा से बंद हो गए। अर्जुन ने अपना चेहरा घुमा लिया। एकलव्य द्वारा गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काट कर रखने का यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एकलव्य के खून से वहां की भूमि लाल हो गई थी। पश्चिम में अस्ताचलगामी सूर्य भी लाल हो गया था। इतना ही नहीं, एकलव्य के रक्त को देखकर बादलों ने भी अपने शरीर को मानो रक्त के लाल रंग से सजा लिया था। एकलव्य ने भरे हुए गले से कहा, गुरुदेव, मेरे पास इससे अधिक दक्षिणा देने को कुछ नहीं है, इसे स्वीकार करें। आपके आशीर्वाद से मैंने जो कुछ भी सीखा है, मेरी उस साधना को आप अर्जुन में सफल होते
देखिए, आपने गुरु दक्षिणा को कहानी का समरी समझा। अब आइए कालिदास पे हम देख लेते हैं कि हमने कालिदास में क्या पढ़ा था। तो नागार्जुन द्वारा रचित कविता कालिदास का सारांश या उद्देश्य कुछ इस प्रकार हमने देखा था कि नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं। बाबा नागार्जुन को भावबोध और कविता के मिजाज के स्वर पर सबसे अधिक निराला और कबीर का प्रभाव जोड़कर देखा गया है। नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा को जीवित रूप में देखा जा सकता है। उनका काव्य उनके समय और परिवेश की सीमाओं, चिंताओं एवं संघर्ष से प्रत्यक्ष जुड़ता तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। उनकी यात्रीपन भारतीय मानस एवं विषय वस्तु को समग्र और सच्चे रूप में समझने का साधन रहा है। शैलेंद्र चौहान के अनुसार नागार्जुन की सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने उन्हें जन कवि कहते हुए उनकी जनता के प्रति जवाबदेही को स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसका सार बताया है। वो कहते हैं नागार्जुन की कविता विद्वानों के लिए भी है और किसानों के लिए भी। गहन संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती उनकी कविताएं मानव प्रेम तथा प्रकृति के मनोरम चित्र भी प्रस्तुत करती है। कालिदास शीर्षक से प्रकाशित उनकी कविता में इन्होंने कविताओं की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। नागार्जुन का मानना है जब भी कोई कवि काव्य सृजन करता है तो उसके कथानक और पात्र उसके अपने जीवन को गहरे तथा प्रभावित करते हैं। उन पात्रों का सुख और दुख कवि का अपना सुख और दुख बन जाता है। कवि पात्रों की पीड़ा के माध्यम से अपनी पीड़ा का ही चित्रण करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी स्थिति को बड़े साधारणीकरण कहा है। कालिदास कविता का सार इस तरह से आपने देखा। आपने युद्ध और शांति कविता पढ़ा, तो युद्ध और शांति कविता में क्या था मूल भाव, आइए उसको हम समझ लेते हैं। तो मनुष्य का धर्म है कर्म करते रहना, इसी की व्याख्या दिनकर कुरुक्षेत्र में करते हैं। शत्रु पक्ष से में बड़े सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोह में पड़ जाता है। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। वह शत्रु होता है, फिर वह गुरु हो, भाई हो अथवा कोई और। उसके विरुद्ध हथियार उठाना हमारा आद्य कर्तव्य है। इस प्रकार का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कर्म पहले, कर्म पर भावनाओं को हावी होने नहीं देना है। यही बात भीष्म समझा देते हैं युधिष्ठिर को। कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर, गीता का अर्जुन है। दोनों में अंतर यह है कि अर्जुन की यह स्थिति युद्ध से पहले हो गई थी, जबकि युधिष्ठिर की युद्ध के पश्चात। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कई सवाल उठाए हैं भीष्म और युधिष्ठिर का अवलंबन लेकर। उनके भीष्म और युधिष्ठिर महाभारत के भीष्म और युधिष्ठिर नहीं है। कारण महाभारत के प्रसंग को दोहराना उनका उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि भारतीय जनमानस में प्राण फूंक कर उसे ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा करना था। इस संदर्भ में सुनीति का कथन दृष्टव्य है। भारतीय जनमानस अर्जुन की तरह व्यामोह में फंसा हुआ था। वह कर्तव्य विमूढ़ होकर एक भीषण रक्तपात की कल्पनित स्थिति से बचने के उद्देश्य से भारत माता के विभाजन को भी अंगीकृत करना चाहता था। ऐसे समय में दिनकर की वाणी से कुरुक्षेत्र की जो गीता प्रस्फुटित हुई है, भले ही उसका प्रभाव तत्कालीन समाज पर इतनी तीव्रता से न पड़ा हो, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत आज दिनकर की कुरुक्षेत्री भावना शासन व जनता दोनों को समान रूप से पथ प्रदर्शन करती हुई दृष्टिगोचर होती है। तो ये कविता का मूल सार था जो हमने कुरुक्षेत्र कविता को पढ़ा था। हमने कहानी पढ़ी थी पूस की रात, उसकी हम समरी सारांश आज देख लेते हैं कि पूस की रात कहानी का समरी क्या था। तो पूस की कहानी में दो मुख्य पात्र थे। सहना हल्कू से अपने उधार लेने के पैसे आता है। हल्कू अपनी पत्नी से रुपए देने के लिए कहता है। उसकी पत्नी यह कहकर मना कर देती कि घर में केवल 3 रुपए हैं, उनका कंबल खरीदना है। ठंड की रात में बिना कंबल के खेतों की रखवाली कैसे होगी। वह कहने लगा उसको पैसे देकर पीछा छुड़ाओ, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। मुन्नी कहती है कि कहाँ से इंतजाम करोगे, क्या कोई तुम्हें दान देकर आ जाएगा। हल्कू उसके पैसे लेकर अपना पिन छुड़ाना चाहता था।
मुन्नी ने पैसे लाकर हल्कू को दे दिया और कहा कि छोड़ दो, ये खेती मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। किसी की धोस तो नहीं सहनी पड़ेगी। हल्कू के एक एक पैसे करके इकट्ठे किए हुए रुपए लाकर उसने उसे दे दिया। उसे ऐसा करते हुए उसका हृदय जो है बहुत टूट गया। तो पूस की रात कहानी में ये था कि हल्कू एक एक कर 8 चीलम पी चुका, परंतु उसको नींद नहीं आ रही है। वह सोच रहा है कि मेहनत करते रहें, मजदूरी हम करते रहें, आराम कोई और सोच करता है। हल्कू को अपने कुत्ते की बातें करता है। कुत्ता मानो हूं करके हल्कू की बात का जवाब दे रहा हो। जबूरा ने अपने पंजे हल्कू के घुटनों के पास रखे तो उसने गर्माहट महसूस हुई। इस तरह से दोनों में रात गुजरने लगी। जैसे ही रात गुजरने लगी, सुबह होने को है, हल्कू की नींद लग गई। उसी समय कुछ आके गायें जो हैं उनके सारे फसल को नष्ट कर देते हैं। जब उसके कुत्ते को पता चलता है जबूरा को, तो वो भों भों करता है, लेकिन वो इतनी नींद में होता है कि वो उस पर ध्यान नहीं देता है और उसके सारे फसल जो है नष्ट हो जाते हैं। हल्कू के खेत में थोड़ी दूर पर आमों का एक बाग है जहां पतझड़ शुरू होने लगता है। पेड़ों के रोचे काफी पत्ते पड़े हुए। हल्कू लाके आग जलाता है और उस गर्माहट में वह सो जाता है। ये कहानी थी। आगे हल्कू को ऐसा भ्रम नहीं होता है कि खेत चरने की आवाज स्पष्ट आ रही हो, लेकिन खेत कोई चर रहा है ऐसा उसे फायदा होता है। लेकिन जब तक वह जगता है तब तक सारा खेत उसका चर के खत्म कर देते हैं। तो ये कहानी थी हल्कू की। आइए हम सती कहानी को भी देख लेते हैं। सती कहानी जो थी वो शिवानी जी ने लिखी है। तो शिवानी जी द्वारा लिखित ये प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में आपने यात्रा के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहानी का प्रारंभ जो है प्रयाग स्टेशन के खचक खचक भीड़ से होती है। लेखिका को गाड़ी पकड़नी थी। वह रिजर्वेशन स्लिप पर अपना नाम देखकर गाड़ी में चढ़ जाती है। जिस डिब्बे में लेखिका चढ़ती है उसमें 3 महिलाएं भी थीं। उनमें एक पंजाबी महिला थी जिसके पति भी की भारत विभाजन के समय में हत्या कर दी गई थी। वर्तमान में वे आश्रम की संचालिका है। वे जासूसी उपन्यास पढ़कर अपनी यात्रा को मनोरंजक बनाने जा रही थी। दूसरी ओर एक महिला अपनी वेशभूषा से महाराष्ट्री लग रही थी। उन्होंने वार्तालाप द्वारा अपना परिचय नहीं दिया। उनके सामान पर लगे लेबल से पता चला कि वह मेजर जनरल बलोरकर की पत्नी है। वह एक मराठी पत्रिका पढ़ रही थी। लेखिका स्वयं कम सामान लेकर चल रही थी। सामान के नाम पर उसके पास मात्र एक बटुआ था। गाड़ी के सीटी देते ही एक महिला का प्रवेश होता है। उनके हाथ में बेट की बांधी एक छोटी टोकरी तथा बगल में एक बैग लटकाए थे। उसका कद 6 फुट और 5.5 इंच था। उसने अपने परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम मदालसा सिंघड़िया है। वह कल ही प्रिटोरिया से भारत आई है। अपने मृत पति के लिए वह सती होने आई है। उसने बताया कि पिछले वर्ष पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। तूफान के नीचे दबे हो जाने के उनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए वह भारत से सती होने आई है। तीनों महिलाएं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गईं। पंजाबी महिला जो कि समाज सेविका थी, उसने उसे समझाने की कोशिश की। पति के अंतिम संस्कार के बाद पंजाब स्थित अपने आश्रम में आने के लिए कहा। इस पर मदालसा ने कहा कि मुझे ब्रह्मा भी सती होने से नहीं रोक सकते हैं। उसकी नानी और माँ भी सती हुई थी, अतः सती होना उसके परिवार की परंपरा है। गुसलखाने में हाथ मुंह धोने के लिए बाद मदालसा ने सबको खाने के लिए निमंत्रित किया। उसने अपना टिफिन निकालकर सबको खिलाया। कचौड़ी, रायता, चटनी और मेवा जड़े लड्डू देखकर सभी के खूब छक कर खाया। खाना खाने के बाद उसने सबको केवड़ा, इलायची और सुपारी से भरा पान खिलाया। खाना खाने के बाद महिलाओं में सती प्रथा को लेकर बहस छिड़ गई। थोड़ी देरी सबको नींद आने लगी। मदालसा ने सबको गुड नाइट कहा। तीनों महिलाएं गहरी नींद में सो गईं और तरह तरह के सपने देखने लगी। जब सुबह सबकी नींद खुली तो देखा मदालसा गायब है। सबका सामान लेकर वह गायब हो गई है। समाज सेविका का सूटकेस जिसमें आश्रम के 10,000 रुपए थे, मराठी महिला के स्टील के बॉक्स जिसमें सोने के हार थे, लेखिका के बटुए में 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास की
वापसी का टिकट था। चैन खींचकर किसी प्रकार गाड़ी को रोका गया। समाज सेविका ने पुलिस को खबर दी, लेकिन इस चोरनी का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो है दूसरा सारांश, जिसका नाम है मौत एक कुत्ते की। घबराहट में तीनों बच्चों को खबर कर दी। 2 दिन के अंदर ही दोनों लड़कियां, मम्मी पापा आई, सभी लोग आए। नरोत्तम दास की पत्नी बहुत बीमार थी और सभी लोग आए, लेकिन आके देखते हैं कि माँ तो बीमार है और हमारे पास टाइम नहीं है। ये देख के नरोत्तम दास जी की और गुस्सा हो जाते हैं कि जिस माँ ने सबके लिए इतनी सेवा की, आज उन बच्चों को अपने ही माँ के लिए टाइम नहीं है। पुरानी बातों को बच्चों के सामने याद करते हैं, लेकिन सभी को जल्दी होती है घर जाने की। तो किस तरह से वो दुखी होके दूसरों से मदद मांग के और अपनी पत्नी को ठीक होने का इंतजार करते हैं। बच्चे और उनको पैसा देके और सांत्वना देके वापस चले जाते हैं। नरोत्तम ने अपने बेटे को बताया कि आधी रात जब वो उठी थी, बाथरूम गई, वहां गिर गई और जिससे ये हालत हो गया। विस्मय, जो उनके बेटे का नाम है, पिताजी से कहता है कि आप इस कहानी को पूरे नाटकीय अंदाज में सुनाइए। इस पर नरोत्तम दास जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि बेटा माँ को देखने आया है, नाटकीय अंदाज में पूरी कहानी सुनने आया है। तो ये कहानी थी कि एक परिवार में माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों के पास समय नहीं होता है कि वो अपने माँ बाप का देखभाल करने के लिए वहां पे रहें। आपने पढ़ा प्रस्तुत रेखा चित्र, जिसमें एक पहलवान के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, जिसमें सभी स्मरणीय वस्तुएं उपेक्षणीय थी, क्योंकि उसकी सारी कामनाएं एक तीतर में बसी हुई थी। मनुष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, दिशा मोड़ सकता है, किंतु उदासीन होना कठिन है। पहलवान में अपनी पारिवारिक सामाजिक संवेदनाओं के प्रति स्वयं को निर्विकार निर्बंध बना लिया था। सभी का सामना हंसकर करता था, किंतु उसने अपनी सारी इच्छाएं कामनाएं अपने तीतर में बांध रखी थी। मानो उस तीतर में ही पहलवान के प्राण बसते थे। शायद पहलवान की मानसिक ताकत का राज तीतर प्रेम में छिपा हुआ था। तो निंदा रस कहानी भी आपने पढ़ा और उसमें देखा कि निंदा रस करने वाले लोग कैसे होते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से ही निंदा पैदा होती है। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाव से तो कुछ अकारण ही निंदा करने में मजा लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा में लिप्त रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही मिशनरी निंदक होते हैं जो कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदा कार्य जो है करते रहते हैं। ईर्ष्या भाव से निंदा अर्थात प्राणघाती भी होता है, इससे बहुत सारा नुकसान भी होता है। आपने देखा कि निबंधकार परसाई जी का कहना था कि कुछ निबंध का निंदक ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हुए निंदा करते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तब वो ऊपरी तौर पर स्नेह दिखाते हुए अन्य तरह की भांति प्राणघाती स्नेह करते हैं। ऐसे निंदकों से अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब भी उनसे मिलें तो संवेदनाओं को हृदय से निकालकर केवल पुतले रूपी शरीर से ही उनकी बात सुनना चाहिए, मिलना चाहिए। अकारण जो लोग झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, लेखक का मानना है कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अकारण ही अपने स्वभाव तथा प्रकृति के कारण निंदा करने में रस या आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे निंदक व्यक्ति समाज के लिए अधिक घातक नहीं होते, वे केवल अपना मनोरंजन करते हैं और निंदा करके संतोष प्राप्त करते हैं। मिशनरी निंदकों का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि कुछ लोगों का कोई भी किसी भी से बैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता है, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन 24 घंटे पवित्र भाव से लोगों की निंदा करने में लगे रहते हैं। वे अत्यंत निर्लिप्त निष्पक्ष भाव से निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए निंदा टॉनिक की तरह काम करती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। लेखक का मानना है कि निंदा करने वाले लोगों में हीनता की भावना होती है, वे हीन भावना शिकार होते हैं। अपनी हिंदा को छिपाने के लिए वो दूसरों की निंदा करते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण उनमें अकर्मण्य रच बस जाती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग जो तो निंदा की अपनी पूंजी समझने लगते हैं। जैसे एक व्यापारी अपनी पूंजी के प्रति अत्यधिक मोह रखता है और उससे लाभ प्राप्ति की उम्मीद भी करता है।
उन्हें लगता है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करके उसे पदयुक्त कर उस स्थान पर स्वयं स्थापित हुआ जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लेखक की जो भाषा शैली थी वो बहुत ही सरल, सटीक और व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक शैली में प्रयोग किया हुआ है, तो यह काफी हमें प्रभावशाली बनाता है। आपने पढ़ा था मौत एक कुत्ते की नाटक का उद्देश्य क्या था? ये नाटक आपको क्यों पढ़ाया गया था? आइए तो दोबारा हम इसको समझ लेते हैं। यह ध्वनि नाटक मनुष्य की चुभती हुई संवेदनाओं का नया रूप है। आने वाले कल का नया रूप उसका और कितना क्षण हो जाए उसकी चिंता है। गृह स्वामी और उसकी पत्नी, बेटा और नौकर कई बाधाओं को पार करते हुए किसी तरह स्टेशन पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट एक नारायण से हो जाती है, जो अपने पुत्र जीतू को खोजते हुए आते हैं, और जीतू विश्वविद्यालय का छात्र है। कुछ देर बाद वह आकर बताता है कि मोती नामक कुत्ता भौंककर हर रेलगाड़ी के आने जाने की सूचना देता है। वहां से गुजरने वाले सभी ड्राइवर उसकी इस आदत को जानते थे। आज मोती लाइन के बीच में खड़े भौंकता ही रहा। ड्राइवर ने भी देखा। लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए इशारा किया, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। मोती पहियों के नीचे आकर कुचल गया। भीड़ ने ड्राइवर को खूब पीटा और ट्रेन सुनार बस्ती के फाटक के पास रुकी खड़ी है। एकांकी के संवाद बहुत ही सुस्त, पैने और रोचक हैं। अपने चरम बिंदु पर यह इस प्रश्न का आकार समाप्त हो जाता है कि आज की यह बढ़ती तेज गति संवेदना रहित व्यक्ति को कहाँ तक ले जाएगी। यह परिवार में हो रहे गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि हम कितना संवेदनशील हो गए हैं। आज हम किसी पे रहम नहीं करते, हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मार देते हैं। तो इस तरह से आज आपका हिंदी क्लास का ये पूरा सिलेबस पूरा होता है। धन्यवाद।